नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट ए, जो कि है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी के पार्ट 1 की पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी के टॉपिक नंबर 2, जो कि है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ एम एन श्रीनिवास। ठीक है, तो इसमें जैसे पेपर 1 में तो काफ़ी ईजी था, 10 यूनिट्स थी टोटल, यूनिट 1 से लेकर 10 तक। अभी पेपर 2 में थोड़ा इन्होंने अजीब सा नाटक कर रखा है। मतलब पार्ट ए है, उसमें ये लिख रखा है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, फिर पार्ट बी है, फिर पार्ट सी है ना। तो इस तरह से है, तो वो क्लियर डिवीजन ऑफ यूनिट्स नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी, हमें तो मतलब पढ़ने से मतलब। ठीक है, तो देखते हैं ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या होता है एम एन श्रीनिवास का। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म तो ऑलरेडी जानते ही हैं, पढ़ा हुआ है। फंक्शनलिज्म क्या होता है, जैसे टालकोट पार्सनल्स का था कि समाज क्या होता है। समाज में जो भी मतलब चीज़ होती है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, जैसे रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो अपना कोई ना कोई एक फंक्शन प्ले करती है, उसका कोई ना कोई रोल है, कोई पॉजिटिव फंक्शन है, इसलिए वो एग्जिस्ट करती है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी हो, या कोई मतलब जैसे बॉडी होती है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, लिवर, किडनी वगैरह, तो सब क्यों है? क्योंकि कुछ हर हर पार्ट का कोई ना कोई काम है। तो ये फंक्शनलिज्म थ्योरी है। अब इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी, 1950 के आसपास। इन सोशियोलॉजी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म व्यूज सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो वही बात है, इंटर रिलेटेड पार्ट्स। जैसे भाई ह्यूमन बॉडी में होता है ना, डिफरेंट आपके वो हैं बॉडी पार्ट्स, जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये क्या, ये सब काम करते हैं, क्या है, ये इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं टू टू दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी? आपकी ह्यूमन बॉडी की। उसी तरह जो हमारा समाज है वो भी इंटर रिलेटेड पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, जो आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली मतलब हेल्प करते हैं, काम करते हैं, जिससे कि जो समाज है वो चलता रहे, स्टेबल रहे। In the Indian context, M. N. Srinivas pioneered the adaptation of structural functional approach, drawing inspiration from the British social anthropologist A. R. Radcliffe Brown। ठीक है, तो ए आर रेडक्लिफ ब्राउन का काफ़ी इम्पैक्ट था एम एन श्रीनिवास पे, और उन्हीं वो भी मतलब ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को ही उस पर ही काम करते थे। उससे इन्होंने मतलब एक तरह से उनके काम को आगे बढ़ाया, उसके या उनके काम को अडॉप्ट किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड कोहरेंट अप्रोचेस इन इंडियन सोशोलॉजी। तो वही है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, अंग्रेज चले गए, तो पहले क्या ना, अंग्रेज़ों का ज़्यादा प्रभाव था, तो उसके बाद कमान जो है वो इंडियंस के हाथों में आ गई। तो फिर जब इंडियंस के हाथों में आई, तो फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को काफ़ी तरह से इंपॉर्टेंस मिली, क्योंकि क्या है, फिर मतलब काफ़ी पॉपुलर हो गया। कोहेरेंट है, कोहेरेंट क्या होता है, मतलब कि जिसमें कोई लॉजिकल फैलेसी ना हो, कि एक तरफ तो कोई बात कह रहे हो, दूसरी तरफ कोई सी बात कह रहे हो, तो मतलब हर तरह से वो इक्वल हो और सही बात हो। दिस अप्रोच was especially applied in the study of village communities, caste, family, kinship, religion, political structures in India। तो लगभग लगभग सारी चीज़ें जो होती हैं समाज में, कास्ट हो गई इंडियन समाज में, मतलब फैमिली हो गई, किनशिप हो गया, रिलीजन हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो हर चीज़। अब क्या है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है कि भाई इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं जो कि वर्क टुगेदर कर रहे हैं स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो भाई कास्ट भी एक इंटर रिलेटेड पार्ट है, कास्ट भी एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। तो अब ये फंक्शनल वाले क्या कहते हैं, फंक्शनलिज्म वाले, कि भाई ये भी एग्जिस्ट करती है, तो मतलब कि कोई ना कोई फंक्शन सर्व कर रही है, कोई ना कोई कास्ट उससे कोई समाज में, समाज को स्टेबिलिटी बनाए रखने में कोई फ़ायदा मिल रहा है। इसी तरह फैमिली है, किनशिप है, रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं। श्रीनिवास's क्लासिक एथनोग्राफिक वर्क द कुर्ग्स ऑफ मैसूर। ठीक है, तो एक मैसूर कर्नाटका में पड़ता है, तो वहाँ पे कुर्ग्स करके एक ये आप इनको बोल सकते हैं ग्रुप हो गया, या ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, ट्राइबल्स हैं बेसिकली, तो ये ठीक है। तो उनके बीच में रह के इन्होंने क्या की थी, एथनोग्राफिक स्टडी करी थी। तो एथनोग्राफिक स्टडी हम जानते हैं क्या होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब हाईएस्ट फॉर्म होता है, जिसमें उन्हीं के बीच में रह के लोगों के आप 6 महीने, साल भर, जितना भी आपके पास टाइम में रह के स्टडी करते हैं उनके लाइफस्टाइल को, उनके फेस्टिवल्स को, जैसे वो क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है क्या करते हैं, मर जाता, कोई मरता है तो क्या करते हैं, शादी में क्या करते हैं, मतलब जो भी उनके लाइफस्टाइल है उसको पूरा ऑब्जर्व करते हैं। तो इन्होंने द कुर्स ऑफ मैसूर पे काफ़ी मतलब उनके साथ रह के एथनोग्राफिक वर्क किया था एम एन श्रीवास ने। Origins and theoretical background. A. R. Radcliffe Brown defined social structure as the enduring pattern relationship between individuals at a given time। ठीक है, तो ये सोशल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में दो चीज़ें हैं ना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म तो हम जानते हैं इंटर रिलेटेड पार्ट्स, और ये स्ट्रक्चरल क्या है, ये स्ट्रक्चर है आपका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सामाजिक ढांचा। और इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ, मतलब सीधी सीधी बात क्या हुई, ये हो गया मतलब पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स। मतलब पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप मतलब
भाई जैसे कोई अपर कास्ट और कोई लोअर कास्ट है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कोई स्कूल में टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मंदिर में पुजारी और जो पूजा करने आए हैं फॉलोवर्स, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। समाज में इतने सारे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, मालिक है कोई मकान बनवा रहा है और मजदूर है कोई, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कोई आप काम करते हैं, आपके बॉस और आप में क्या रिलेशनशिप है, एक हस्बैंड और वाइफ में क्या रिलेशनशिप है। ये जितने भी रिलेशनशिप हैं ये क्या है, सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, पैटर्न रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एट अ गिवन टाइम। It distinguished culture understood as standardized models of behavior, thought and feeling from social structure, which he saw as totality of social relationship। ठीक है, तो कल्चर क्या चीज़ हो गई, मोड्स ऑफ बिहेवियर, थॉट, फीलिंग, जो भी कल्चर में आता है अपने, ठीक है, कि आप किस तरह करते हैं। और सोशल स्ट्रक्चर क्या हो गया, टोटलिटी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो सारे सोशल रिलेशनशिप्स को अगर हम एक साथ रख दें, जितने भी हमने देखे ना, और भी बहुत सारे होंगे, तो वो क्या बन जाता है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर बन जाता है। ही डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर फ्रॉम फंक्शन। अपने पास है ना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, दो चीज़ें हो गई। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, किस तरह के सोशल रिलेशनशिप्स हैं, और फंक्शन क्या है, किन रिलेशनशिप्स का समाज में क्या असर पड़ रहा है, क्या फंक्शन वो प्ले कर रही हैं। यही तो फंक्शनलिज्म है ना, हर जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, जिससे कि वो मतलब समाज को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, इसलिए बेसिकली वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए स्ट्रक्चर क्या हो गया, फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, और फंक्शन क्या हो गया, इफेक्ट्स ऑफ दोज रिलेशनशिप ऑन द सोशल सिस्टम। ही आर्ग्यूड दैट कल्चर कैन बी स्टडी साइंटिफिकली ओनली व्हेन एग्जामिन्ड एज पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कल्चर को कैसे साइंटिफिकली स्टडी किया जा सकता है, जब वो सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट के तौर पे उसको हम स्टडी करें। अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट सच एज मेयर फोर्टेस, ई एवनास प्रिचार्ड, रेमंड फिर्थ, SF नेडल एंड ऑल्सो यूज दिस ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन देयर वर्क। अब ये जो नाम है ना, इनको क्या है ना, याद कर लीजिए, मतलब रट लीजिए और लिख आइएगा। अब ये कौन है क्या है, इनसे ज़्यादा अपने को मतलब नहीं है। नाम लिखने से क्या होता है, आंसर पे वजन बढ़ता है, तो जो चेक करने वाला होता है उसको लगता है कि भाई कुछ आता है, मतलब ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी लिख दिया। तो इसलिए ये नामों को अच्छी तरह लिख के आना वहाँ पे एग्जाम में। इमरजेंस इन इंडिया, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू सोशोलॉजिस्ट हु वर ट्रेंड अब्रॉड। ठीक है, तो विदेशों में पढ़ के आए जो सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फिर आके इंडिया में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को एक तरह से फैलाया या शुरू किया या बढ़ाया, जो भी आप कहना चाहें। बिफोर इस इंट्रोडक्शन, इंडियन सोशोलॉजी लार्जली लाइड ऑन इंडोलॉजिकल, फिलोसफिकल, इकोनॉमिक और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, तो जैसे हमने वो देखा था ना पिछले वाले वीडियो में, 1920 से पहले क्या था, 1920 में क्या हुआ था, 1919 में बेसिकली कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पहला सोशोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना था। तो उससे पहले क्या होता था, चलती थी इंडोलॉजी। इंडोलॉजी क्या है कि पुराने जो हिंदू टेक्स्ट हैं, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत, इन सब को क्या किया जाता था, उनको पढ़ा जाता था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता था, और उसी को सोशोलॉजी या इंडोलॉजी मान लिया जाता था। 1920 के बाद एक तरह से फॉर्मल तौर पे एक तरह से यूनिवर्सिटी बॉम्बे में डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, फॉर्मल तौर से इसकी पढ़ाई शुरू हुई। और 1920 से पहले क्या, ज़्यादातर जो कॉलोनियल जो लोग थे, मतलब अंग्रेज़ ऑफिसर्स जो थे इंडिया में, वो मैनेजमेंट या जो भी करने आते थे, वो उनकी पोस्टिंग होती थी, तो वो फ्री टाइम में अपना एक सब काम किया करते थे। इंडोलॉजी होती थी, फिलॉसफी की ज़्यादा, इंडियन फिलॉसफी की बातें होती थी, इंडियन इकोनॉमिक्स पहले कैसी थी अब कैसी है। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा डोमिनेट करता था इससे पहले। उसके बाद जब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आया तो ये एक तरह से मोर पॉपुलर चीज़ बन गई। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म गेन्ड इंपॉर्टेंस इन इंडिया बिकॉज इट यूज द फील्ड व्यू रैदर देन रिलाइंग सोलली ऑन टेक्सचुअल सोर्सेज। तो फील्ड व्यू क्या है, अब ये जो इंडोलॉजी थी, इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये थी बुक व्यू। बुक व्यू मतलब किताबें पढ़ो और थ्योरीज बनाओ। किताबें कौन सी, एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स, बेसिकली सारे के सारे वो संस्कृत में होते थे। और फील्ड भी क्या हो गया, फील्ड मतलब एक्चुअल फील्ड वर्क। जैसे इन्होंने एथनोग्राफी करी ना, अभी देखा एम एन श्रीनिवास ने, कुक्स ऑफ माइसौर की। तो मतलब एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको जाके स्टडी करो, वो फिर मतलब होगी आज के ज़माने की मॉडर्न सोशोलॉजी। इट प्रोवाइडेड एन एक्चुअल पिक्चर ऑफ सोशल रियलिटी बेस्ड ऑन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो वो एक्चुअल पिक्चर ऑफ सोशल रियलिटी आज क्या चल रहा है, ये नहीं कि यार रामायण में तो ऐसा लिखा है, महाभारत में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है, मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है। अब मनुस्मृति या वेदों में हो सकता है कास्ट सिस्टम को अच्छा बताया गया हो, जस्टिफाई किया गया हो, और हो सकता है कि अब क्या पता उस ज़माने में कास्ट सिस्टम अच्छा होता हो,
कि सबको अपने अपने काम पता है और किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, भेदभाव नहीं हो रहा, सब अपने अपने काम कर रहे हैं और समाज स्टेबल चल रहा है। लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो किताबों में क्या लिखा है, एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में इंडियन सोसाइटी के बारे में, और आज की जो सोशल रियलिटी क्या है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो उसको हमें स्टडी करना चाहिए एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन से। वही मतलब ग्राउंड पे जाइए, लोगों से बात करिए, एथनोग्राफी करिए, इंटरव्यू लीजिए, मतलब हालातों को देखिए क्या है, फिर अपना निष्कर्ष या अपनी थ्योरी बनाइए। इट मर्ज्ड एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क विद सोशियोलॉजिकल थ्योरी, क्रिएटिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू स्टडिंग सोसाइटी। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क क्या होता है? ये वही बेसिकली जैसे एथनोग्राफी। अब ये एथनोग्राफी जो चीज़ है ना, ये सब एंथ्रोपोलॉजी से आई हुई है। एंथ्रोपोलॉजी में होता है ये, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस ही होता है बेसिकली। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो अब उसमें क्या करते हैं ये लोग, ट्राइबल एरियाज में जाके रहते हैं, ट्राइबल्स के बीच में, और फिर वो उनका जो भी जीवन है, रहन सहन। ठीक है, तो उससे ये चीज़ एथनोग्राफी फिर सोशियोलॉजी में भी आ गई कि भाई हमको भी, सोशियोलॉजिस्ट ने कहा हमको भी लोगों के बीच में जाके रहना चाहिए और देखना चाहिए भाई क्या चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठीक है, तो इट मर्ज एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क विद सोशियोलॉजिकल थ्योरी, क्रिएटिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। अब सोशियोलॉजी में थ्योरी तो हमारे पास थी भाई। थ्योरी तो क्या है ना कि दिमाग की उपज होती है, बैठा बैठा कुछ भी आप बना सकते हैं। भाई मेरे को लगता है ऐसा होता है तो मैंने बना दी कोई थ्योरी। तो उसको उसको सपोर्ट करने के लिए फिर आपको करना चाहिए एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। एथनोग्राफी करिए, जाके सर्वे करिए, क्वेश्चन करिए, वो सब करके थोड़ा क्या है ना, फिर दोनों चीज़ें मिलके कंप्लीट फिर सोशियोलॉजिकल वो बनती है अपनी। मेजर फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन इंडिया एज पर श्रीनिवास। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के? होलिस्टिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। होलिस्टिक का मतलब क्या हो गया? संपूर्ण, मतलब कोई एंगल छोटा नहीं, सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है ना, होलिस्टिक कवरेज हो गई, होल कवर हो गया। होलिस्टिक तो स्पेलिंग तो एच से होती है इसकी, इसको आप लेकिन ज़्यादा अगर याद रहे तो इसको बोल सकते हैं होल। इंग्लिश का शब्द होता है ना होल, होल का मतलब होता है पूरा, सारा का सारा। तो होलिस्टिक मतलब पूरी हमने अच्छी तरह कर ली, कुछ भी छूटा नहीं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन इंडिया स्टडीज पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस इन अ इंटीग्रेटेड मैनर। ठीक है, तो जितने भी आपके पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन क्या क्या हो गए सोशियोलॉजी में, बार बार आता है, रिलीजन, मैरिज, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, लॉ, ये सब, और लोगों के बीच में क्या रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, तो इनको इंटीग्रेटेड मैनर में आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो एक होलिस्टिक व्यू ले लेते हैं भाई, पूरा का पूरा ये एक साथ कैसा है। एवन श्रीनिवास स्टडी ऑफ कुक्स इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, किनशिप, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड लॉ इनटू वन सिस्टमेटिक पिक्चर। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कुक्स ऑफ माइसोर की जो स्टडी करी थी, तो इन्होंने एक तरह से कुछ भी नहीं छोड़ा, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कि इकोनॉमी, किनशिप, रिलीजन, पॉलिटिक्स, लॉ, सारा का सारा इन्होंने अच्छी तरह कवर किया और एक वन सिस्टमेटिक पिक्चर बनाई, मतलब पूरा एक बनाया कि भाई किनशिप का ये रोल है, इकोनॉमी का ये रोल है, रिलीजन का ये रोल है, पॉलिटिक्स का ये वो है। तो इसको बोलेंगे हम क्या, हॉलिस्टिक कवरेज, हॉलिस्टिक स्टडी भी बोल सकते हैं आप। फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनोमेना। सोशल इंस्टीट्यूशन आर स्टडीड फॉर देयर रोल इन मेंटेनिंग द वाइडर सोशल सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो पूरा का पूरा जो समाज है उसको मेंटेन कैसे रखते हैं, वाइडर मतलब पूरा समाज। तो जैसे अब रिलीजन है तो उसका क्या रोल है, टू इन मेंटेनिंग द सोसाइटी। एजुकेशन है, उसका क्या रोल है इन मेंटेनिंग द सोसाइटी। भाई एजुकेशन कैसे मेंटेन करती है, एजुकेशन से तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं, लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ना लिखना सीखते हैं, तभी वो आगे कुछ कर पाते हैं। वरना अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो समाज आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ हो गया, रिलीजन हो गया, ये समाज को किस तरह से मेंटेन करते हैं, स्टेबल बनाते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्टडीज ऑन द इंडियन फैमिली बाय स्कॉलर सच एज के एम कपाड़िया एंड इरावती कर्वे एग्जामिन्ड इट्स फंक्शन इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर रेदर देन मेयरली क्लासिफाइंग द टाइप ऑफ फैमिली। ठीक है, तो डिफरेंट इंडियन फैमिलीज़ की स्टडी की गई डिफरेंट स्कॉलर्स द्वारा, जैसे कि के एम कपाड़िया, इरावती कर्वे। फिर दोबारा से मतलब कि वही बात है कि जो नाम है इनको याद रखिएगा, नाम लिख के आएंगे भाई, के एम कपाड़िया ने ऐसा कहा या इरावती कर्वे ने ऐसा कहा, तो क्या है आंसर में बाहर पड़ता है, क्योंकि आप कहेंगे मेरे को ऐसा तो उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसलिए नाम जितने भी आए सोशियोलॉजिस्ट के, सोशियोलॉजी में मेन चीज़ यही है, क्योंकि कुछ भाई जैसे फिजिक्स में क्या होता है, ग्रेविटेशन वही लॉ है, तो कुछ चीज़ें होती है ना ठोस। सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट सोशियोलॉजिस्ट। कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा, डरकाइम ने ऐसा कहा, मैक्स वेबर ने ऐसा कहा। ठीक है, तो अब जैसे हम पेपर 2 है तो इंडियन पर्सपेक्टिव देख रहे हैं इसमें, भारत के ऊपर बेस्ड है पेपर 2, तो हमें इसमें जितने भी इंडियन ये स्कॉलर्स या सोशोलॉजिस्ट हैं तो इनके नाम हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो वही जैसे इंडियन फैमिली की स्टडी करी, तो सिर्फ क्लासीफाई नहीं किया कि टाइप ऑफ फैमिली, कि भाई ये तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई या फिर ये जॉइंट फैमिली हो गई या फिर जो भी और होती हैं, 2 ही होती हैं वैसे तो, और भी हो सकती हैं।
ठीक है, लेकिन उसको बताया कि ये सोशल ऑर्डर को किस तरह मेंटेन करती है, मतलब जैसे कि जॉइंट फैमिली के समाज को क्या फ़ायदे होते हैं, या फिर जैसे समाज बदल गया तो अब न्यूक्लियर फैमिली के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो उस तरह से एक फंक्शनल इंटरप्रिटेशन दी कि क्या काम या क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या उनसे क्या फंक्शन हो रहा है। मतलब फंक्शन होता है, एक तो दो फंक्शन होते हैं ना, एक तो फंक्शन होता है क्या आपका शादी का फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या होता है किसी चीज़ का फंक्शन। जैसे पंखे का फंक्शन क्या है, हवा देना। टीवी का फंक्शन क्या है कि आप उस पर कुछ पिक्चर देख सकें। तो फंक्शन होता है कि ये क्या काम करता है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे न्यूक्लियर फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली होगी, तो उनका फंक्शनल इंटरप्रिटेशन मतलब ये क्या मतलब क्या पर्पज सर्व कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं समाज के लिए। शिफ्ट फ्रॉम प्योर एंथ्रोपोलॉजी टू सोशियोलॉजी। अर्ली इंडियन फंक्शनलिज्म was primarily anthropological in nature, but by 1960-70s it was increasingly used to study specific institutions such as caste, family and politics। ठीक है, तो पहले क्या थी, प्योर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी थे। तो प्योर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी क्या हो गई, बेसिकली फील्ड वर्क। आप गए ट्राइबल्स के बीच में या गांव में कहीं गए, वहाँ पे एथनोग्राफी करी, वहाँ पे देखा भाई क्या चल रहा है, 6 महीने साल भर रहे उनके बीच में। अब सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी ऑल्सो डील्स विद अलॉन्ग विद दिस फील्ड वर्क ऑल्सो डील्स विद थियोरिटिकल एस्पेक्ट की थ्योरीज भी बनानी होती हैं। तो उसमें हमें जैसे कास्ट हो गई, फैमिली हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इन सब के लिए थ्योरीज बनानी पड़ती हैं कि क्या ये पर्पस सर्व कर रही हैं। जैसे अब हमने मोबिलिटी की थ्योरी बनाई, अपवर्ड मोबिलिटी और डाउनवर्ड मोबिलिटी। अब जैसे कास्ट है तो कास्ट में क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है, तो एक थ्योरी बनाई हमने ये उस तरह से। ये मतलब क्या है कि प्योर एंथ्रोपोलॉजी से सोशियोलॉजी में गए। प्योर एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, सिर्फ फील्ड वर्क। सोशियोलॉजी में क्या, फील्ड वर्क प्लस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑल्सो। अब आए मेजर फीचर्स ऑफ ये, अच्छा वो कंटिन्यूटी है ये, तो दो और बचे हैं फीचर्स। एम्पेरिकल एंड कंटेक्चुअल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन इंडिया रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चरल क्लीवेजेस एंड सोशल डिफरेंशिएशन सच एज कास्ट हायरार्कीज। ठीक है, तो वही एम्पेरिकल क्या होता है, हमने देखा ना, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वैल्यूज, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी मार दिया। कंटेक्चुअल अप्रोच मतलब कि हर केस अलग है, कि भाई कंटेक्स्ट क्या है। जैसे हो सकता है कि आप कास्ट को स्टडी कर रहे हैं इंडिया में, आपने क्या किया, दिल्ली में स्टडी कर ली, तो आपने देखा यार यहाँ तो कास्ट के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं रहा, तो मतलब कि इंडिया में कास्ट सिस्टम बचा ही नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन आप वहीं दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर किसी गांव में गए, हरियाणा के या राजस्थान के, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल 500 साल पहले जैसा कास्ट सिस्टम दिख गया। तो अब ये क्या हुआ, दोनों कंटेक्स्ट बदल गए। कंटेक्स्ट मतलब कि पहले आप क्या, एक मेट्रो, दिल्ली की कैपिटल, मतलब मेट्रो सिटी हो गई ना दिल्ली, तो सबसे बड़ा सिटी हो गया इंडिया का, शायद मुंबई के बाद दिल्ली आता है, या मुंबई दिल्ली बराबर ही होंगे। दूसरा फिर आपने गांव में पढ़ाई स्टडी करी, तो दोनों में का कंटेक्स्ट बदल गया। इसलिए क्या है, कंटेक्स्ट मैटर्स, कि यार कहाँ स्टडी कर रहे हो, वहाँ के हालात कैसे हैं। भाई शहर है तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम उतना नहीं होगा जितना गांव में होगा। तो कंटेक्चुअल अप्रोच है बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट, और एम्पेरिकल क्या है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वैल्यूज। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इंडिया रिकॉग्नाइजेज स्ट्रक्चरल क्लीवेजेस। स्ट्रक्चरल क्लीवेजेस मतलब कि दरारें, क्लीवेज का मतलब होता है दरार। तो सामाजिक जो ढांचा है हमारा, उसमें क्या क्या दरार है, जैसे कास्ट सिस्टम एक दरार हो गई ना। दरार से ज़्यादा मतलब कि लोगों में लोग किस तरह बटे हुए हैं, उस स्ट्रैटिफिकेशन वाली बात आ जाती है ना, डिफरेंशिएशन, वही लोग कैसे डिफरेंट हैं। और कास्ट हायरार्की, तो कास्ट के बेसिस पे लोग बटे हुए हैं, दरारें आई हुई हैं, या क्लास के बेसिस पे दरारें आई हुई हैं, या हो सकता है कई बार रीजन के बेसिस पे आ जाती हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे मराठी लोग कन्नड़ लोगों को पसंद नहीं कर रहे क्योंकि भाई हमारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल क्लीवेजेस हो गए, दरारें। द फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस आर एनालाइज नॉट ओनली इन कल्चरल टर्म्स बट ऑल्सो इन द लाइट ऑफ चेंजिंग स्ट्रक्चर सच एज द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म ऑन विलेज कास्ट रिलेशंस। ठीक है, तो जो फंक्शंस हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के, खाली उनका कल्चर पे क्या असर पड़ रहा है, ये खाली इस पे इस तक सीमित नहीं रहे, लेकिन स्ट्रक्चर किस तरह चेंज हो रहा है उसका, जैसे मतलब कि जैसे लैंड रिफॉर्म्स वगैरह हो रहे हैं, उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब मोटा मोटी वही बात है। मेन पॉइंट तो ये कि एम्पेरिकल एंड कंटेक्चुअल अप्रोच ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कंपैरेटिव व्यू। कंपैरेटिव मतलब क्या, कंपैरिजन करना, या समाज पहले कैसा था और अब कैसा है, या फिर अभी के उसमें कंपैरिजन कर लो, यार दिल्ली में कैसा और दिल्ली के बगल में जो गांव है वहाँ कैसा है। तो दो चीज़ों का या दो सोसाइटीज़ का जब हम कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कंपैरेटिव व्यू। द अप्रोच इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग रीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू अंडरस्टैंड वेरिएशंस इन सोशल पैटर्न्स। ठीक है, तो रीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस हो गए ना, तो रीजन जैसे हमने बात की ना, दिल्ली में कास्ट सिस्टम कैसा है, और दिल्ली से 20-30 किलोमीटर दूर एक विलेज है, उसमें कास्ट सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंपैरेटिव व्यू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, श्रीनिवास स्टडीज कास्ट नॉट ओनली इन कुर्ग बट ऑल्सो इन रामपुरा, एनेबलिंग कंपैरिजन ऑफ पैटर्न्स। मतलब एक तो कुर्ग ऑफ मैसूर में उन्होंने स्टडी किया, लेकिन साथ ही साथ रामपुरा में भी स्टडी किया, तो दोनों को फिर कंपेयर किया, तो ये क्या हो गया कि हमारे पास कंपैरेटिव व्यू आ गया इनके पास, कि भाई अब क्या होता है ना, कंपैरेटिव व्यू क्यों किया जाता है,
यार एक जगह कर लेंगे तो फिर क्या होता है कि उसी बेसिस पे हम अपना कंक्लूजन निकाल देंगे, लेकिन हो सकता है कि दूसरी जगह पिक्चर बिल्कुल ही अलग हो। जैसे हमने देखा ना, दिल्ली में हमने अगर कोई स्टडी करी कास्ट की, तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत कम मिला, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि यार इंडिया से कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है। लेकिन हमें दूसरी जगह जाके भी तो कंपेयर करना पड़ेगा ना भाई, वहाँ तो है। तो इसलिए कंपेरेटिव व्यू भी ज़रूरी होता है। तो इट्स ऑल्सो असेंशियली अ मेजर फीचर ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। एम एन श्रीनिवास एंड द कुक्स ऑफ माइसोर, तो ये इनकी काफ़ी फेमस स्टडी है। तो मतलब एम एन श्रीनिवास पे जब भी सवाल आए, क्वेश्चन आए, तो आपको ये ज़रूर मेंशन करना है, कुक्स ऑफ माइसोर 1952 में शायद की गई थी इनके द्वारा ये स्टडी। मेथोलॉजिकल ब्लेंड, एम एन श्रीनिवास वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए आर रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म विच एम्फेसाइज द इंटररिलेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जब ये लिखें एम एन श्रीनिवास का नाम, तो ए आर रेडक्लिफ ब्राउन भी लिखें ज़रूर, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी लिखें, विच एम्फेसाइज इंटर रिलेशंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सामाजिक जो ढांचे हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या थे, हमने देखा था पैटर्न या रिलेशनशिप, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स, डिफरेंट रिलेशनशिप्स क्या हैं। ही इनकॉर्पोरेटेड इवाज पिटजार्ड्स एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग अ डिटेल्ड फील्ड व्यू ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो वही है सोसाइटी का एक डिटेल्ड एक तरह से व्यू, आप फील्ड व्यू मतलब डेवलप करिए, और वहाँ पे मतलब वही एथनोग्राफी बेसिकली। जब भी फील्ड वर्क कहा जाए, मतलब फील्ड वर्क मतलब एथनोग्राफी, लोगों के बीच में रहिए, ग्राउंड पे जाइए, खाली आर्म चेयर फिलोसफर या आर्म चेयर सोशोलॉजिस्ट बन के मत रहिए कि किताबों में पढ़ लिया हमने और कोई थ्योरी बना दी। हिज रिसर्च कंबाइंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड द विद द एथनोग्राफिक मेथड। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करिए और एथनोग्राफिक मेथड को भी उसमें कंबाइन कर लीजिए। While incorporating some Indological elements, Srinivas moved beyond the textual book view to an empirical field view। ठीक है, तो इंडोलॉजी में क्या होता था, बुक व्यू था, किताबों में जो लिखा है, पुरानी किताबों में, पुराने हिंदू टेक्सचर्स में जो लिखा है उसके बेसिस पे इंडोलॉजी में थ्योरीज बनाई जाती थी या कंपैरेटिव स्टडी की जाती थी। यार पहले ऐसा था, आज ऐसा है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, इसमें एम्पेरिकल फील्ड व्यू भी डाल दिया। और ये एम्पेरिकल फील्ड व्यू क्या है, ये मॉडर्न सोशोलॉजी है। हमने देखा था ना, जैसे पेपर 1 में शुरुआती जो यूनिट्स थी उसमें एम्पेरिसिज्म और पॉजिटिविज्म पे काफ़ी ध्यान जोर दिया गया था। तो वही है ये एम्पेरिकल फील्ड व्यू। हॉलिस्टिक स्टडी करी थी इन्होंने, वही संपूर्ण स्टडी मतलब दिया ना, कोई पूरा मतलब एक होल, एज समाज एज अ होल, कोई भी उसका पार्ट छोड़ा नहीं। इन द कुक्स ऑफ माइसोर, शिवनाज एग्जामिन्ड द कस्टम्स, बिलीव्स, रिचुअल्स, फैमिली स्ट्रक्चर एंड रिलीजन ऑफ द कुक्स। ठीक है, तो जो जो मेन चीज़ें होती हैं, सामाजिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कस्टम्स हो गए, बिलीव्स हो गए, रिचुअल्स, फैमिली स्ट्रक्चर, रिलीजन एक्सेट्रा, सब इन्होंने एग्जामिन किया। ही एक्सप्लोर्ड द लिंक बिटवीन दीज कल्चरल एलिमेंट्स एंड द सॉलिडिटी ऑफ क्रूक सोसाइटी। ठीक है, तो ये जितने भी कल्चरल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि उनका कस्टम्स क्या है, उनके बिलीव्स क्या हैं, उनका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, उनका रिलीजन क्या है, और ये सब, ये सारी चीज़ें, इनका कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, उनकी सॉलिडेरिटी पे, एकता पे, एकजुटता पे, ये सब एक साथ कैसे रह रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। ही कंटेक्चुअलाइज द स्टडी विद इन द वाइडर सोशो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ माइसोर स्टेट। ठीक है, तो वही माइसोर स्टेट में जितने फैले हुए हैं, तो उसका सोशल पॉलिटिकल जो फ्रेमवर्क है, वहाँ का राजनीति कैसी है, सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, उनका इफेक्ट या रिलेशनशिप कुर्स्क पे किस तरह है, मतलब एक तरह से होल पिक्चर देख ली जाती है ना भाई। मैसूर में ये लोग रहते हैं कुर्स्क, तो वो मैसूर में या कर्नाटका में किस तरह के पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, सोशल कंडीशंस हैं, तो उस तरह किस तरह इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो मतलब होलिस्टिक व्यू, मतलब होल, पूरा का पूरा, संपूर्ण। फंक्शनल यूनिटी, श्रीनिवास एनालाइज रिचुअल्स, social roles, institutions in terms of their contribution to social order and cohesion, finding the religious festivals reinforce both clan ties and political unity among the Kurds। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें स्टडी करी, रिचुअल स्टडी किए, सोशल रोल स्टडी किए, इंस्टीट्यूशन स्टडी किए, और फिर फाइंड किया कि ये सब जो चीज़ें हैं, सोशल ऑर्डर और कोहेशन मतलब कि एकता या एकजुटता को बनाने में या मजबूत करने में बहुत मदद करते हैं कोर्स के बीच में। मेजर कंसेप्ट डेवलप बाय एम एन श्रीनिवास। ठीक है, तो इनके ये भी, जब भी इन पे सवाल आए तो ये सब इनके जो कंसेप्ट हैं ये ज़रूर लिखने नंबर, क्योंकि अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर बात अलग है। अब पहला कंसेप्ट क्या है, संस्कृताइजेशन। तो संस्कृताइजेशन क्या है, इज द प्रोसेस बाय विच लोअर कास्ट और ट्राइबल ग्रुप्स अडॉप्ट द कस्टम्स, रिचुअल्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ हायर कास्ट, ऑफन द ट्वाइस बॉर्न कास्ट, टू क्लेम हायर सोशल स्टेटस। ठीक है, अब जैसे नाम क्या है, इसका नाम संस्कृताइजेशन क्यों है, ये किससे आया, ऑब्वियसली संस्कृत से आया है। अब संस्कृत क्या है, संस्कृत इज़ द लैंग्वेज ऑफ वेदास, पुराण, महाभारत, जितने भी पुराने जो एंशियंट टेक्स्ट हैं। और ये एक तरह से कौन किसको, मतलब कौन पढ़ते थे इनको, ब्राह्मण्स पढ़ते थे।
और ब्राह्मण्स क्या होते हैं? अपर कास्ट, ठीक है। तो इसलिए मतलब नाम क्यों आया ये समझा रहा हूँ आपको। तो इसलिए इसलिए इन्होंने नाम दिया संस्कृताइजेशन, कि जो लोअर कास्ट हैं वो भी एक तरह से संस्कृताइजेशन कर रहे हैं, मतलब ऐसा लिटरली संस्कृत नहीं सीख रहे, लेकिन संस्कृत क्या है, मतलब जैसे अपर कास्ट की लैंग्वेज हुई ना, तो अपर कास्ट के जो तरीके हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, लाइफस्टाइल है, उसको वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो, उनका भी थोड़ा बहुत अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो जाए, या फिर उनको भी थोड़ा समाज में अच्छी निगाहों से देखा जाए, या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है संस्कृताइजेशन का। तो उसमें हो सकता है जैसे कस्टम्स अपना लें, रिचुअल्स अपना लें, जैसे शादी करने के तरीके, जैसे अपर कास्ट जिस तरह शादियाँ करती हैं उस तरह के कस्टम्स अपना लें, या जैसे खाना है, मान लीजिए अपर कास्ट ब्राह्मण्स नॉन वेज नहीं खाते, तो कुछ क्या लोअर कास्ट नॉन वेज खाना छोड़ दें, मतलब बेसिकली कस्टम, रिचुअल्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ हायर कास्ट को अपनाया जाए। या फिर ट्वाइस बॉर्न कास्ट, ठीक है। तो ट्वाइस बॉर्न कास्ट कौन होते हैं? जिनका वो उपनयन संस्कार हो जाता है, जो जनेऊ पहनते हैं ना जो लोग, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ट्वाइस बॉर्न क्यों बोला जाता है? कि जब आप पैदा हुए तो पहली बार पैदा हुए, फर्स्ट टाइम बॉर्न हो गए, ठीक है। तो उसके बाद जब आप जनेऊ पहनने का जो आपका उपनयन संस्कार हुआ, तो दैट इज योर सेकंड बर्थ। तो ये हिंदू धर्म के हिसाब से ऐसा होता है, ठीक है। तो इनको फिर बोला जाता है ट्वाइस बॉर्न, और इसमें अपर कास्ट आती हैं आपके ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियज एंड वैश्याज। तो इनको तीनों को ये अधिकार है उपनयन का, एंड दे आर कॉल्ड ट्वाइस बॉर्न। ट्वाइस बॉर्न होते जब जब आपका उपनयन संस्कार हो जाता है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ संस्कृताइजेशन इज द राजवाड्स अडॉप्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ राजवंशी क्षत्रिय। तो एग्जाम्पल है, उसको लिख सकते हैं एग्जाम में। अदर एग्जाम्पल इज कोएरी अडॉप्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ कुशवाहा क्षत्रियस, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब इसमें वही बात है कि संस्कृताइजेशन में खाली, अब संस्कृत से तो मतलब फिर ये लगेगा कि ब्राह्मण्स की प्रैक्टिस ही अपनाई जाए, लेकिन ब्राह्मण्स की नहीं, अदर अपर कास्ट भी इसमें आप उनकी प्रैक्टिस भी अपना सकती हैं, लोअर कास्ट, जैसे कि क्षत्रियज की या वैश्याज की, ठीक है। तो जैसे ये दो एग्जाम्पल क्षत्रियाज के हैं। द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन ऑफन टेक्स अ जनरेशन और टू अचीव नोटेबल रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि लोअर कास्ट ने अभी एक तरह से शुरू किया अपर कास्ट की प्रैक्टिस को अपनाना, और इसी लाइफ टाइम में उनको मतलब एक तरह से अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो गई, या उनके साथ थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ। 2-3 जनरेशंस लगती हैं कि भाई जिन्होंने अपनाया, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, क्योंकि भाई 2-3 जनरेशन में लोग भूल जाते हैं कि भाई ये क्या थे, ये लोअर कास्ट थे, क्योंकि उनको फिर लगता है कि भाई ये तो अपर कास्ट वाले कस्टम्स या रिचुअल्स के हिसाब से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाता है। संस्कृताइजेशन लीड्स टू पोजिशनल चेंज इन द कास्ट हायरार्की बट डज नॉट कॉज स्ट्रक्चरल चेंज इन कास्ट सिस्टम। मतलब कि क्या कि भाई ऑब्वियसली बात है, आप लोअर कास्ट हैं तो लोअर कास्ट ही रहेंगे, आपकी कास्ट तो बदल नहीं जाएगी, लेकिन ये है कि आपका थोड़ा पोजीशन जो है वो थोड़ी ऊपर आ जाएगी, या हो सकता है आपके साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाए, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चरल है, जो एब्सोल्यूट आपकी जो कास्ट है वो तो वही रहेगी ना, वो थोड़ी बदल सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अपवर्ड मोबिलाइजेशन मिल सकता है। द प्रोसेस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड अमॉन्ग बोथ हिंदूज एंड ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो हिंदूज़ में जैसे लोअर कास्ट हो गए, और ट्राइबल ग्रुप्स में जैसे एसटी पीपल होते हैं, एसटी लोग होते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो आते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ देखी गई है, और लोअर कास्ट में भी ये चीज़ देखी गई है, ऐसा एम एन श्रीनिवास का कहना है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द कंसेप्ट प्लेसेस ओवर एम्फेसिस ऑन ब्राह्मणिकल मॉडल, स्पेशली दैट ऑफ साउथ इंडियन ब्राह्मण्स, ठीक है। तो एम एन श्रीनिवास ने इसमें ज़्यादातर एम्फेसिस किस पे दिया था? ब्राह्मणिकल मॉडल पे, इसलिए उन्होंने नाम भी संस्कृताइजेशन ही रखा था, कि जैसे ब्राह्मण संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हैं क्योंकि वो पुराने ये वेद वगैरह पढ़ते हैं, तो फिर जब लोअर कास्ट उसको पढ़े, मतलब ब्राह्मण्स की लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, तो फिर शब्द उन्होंने संस्कृताइजेशन दे दिया। लेकिन ये क्रिटिसिज्म भी है कि क्योंकि इसमें जैसे हम देखा ना कि अदर अपर कास्ट भी हो गए, जैसे क्षत्रियज हो गए या वैश्य, उनके लाइफस्टाइल को भी अपनाया जा सकता है लोअर कास्ट द्वारा, तो खाली कोई ब्राह्मणिकल मॉडल को ही अपनाना संस्कृताइजेशन नहीं है। Critics also point out that it neglects the influence of Kshatriya, Vaishya and Shudra models in process of social mobility, ठीक है। तो इन चीज़ों, इन तीनों को भी ये इग्नोर करते हैं, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसका। दूसरा कंसेप्ट है वेस्टर्नाइजेशन। तो जैसे संस्कृताइजेशन था, वो अब है वेस्टर्नाइजेशन। अब संस्कृताइजेशन तो कौन करता था? लोअर कास्ट। क्या करते थे उसमें? वो अपर कास्ट के लाइफस्टाइल को अपनाते थे। अब वेस्टर्नाइजेशन में क्या करते हैं? सारी कास्टें, लोअर कास्ट अपर कास्ट सब, मतलब कि सारे इंडियंस एक हो गए। अब हम कास्ट वास्ट का कोई डिफरेंस नहीं रहा। अब हम क्या करते हैं? अब हम वेस्टर्नर्स जो हैं, अंग्रेज़ जो हैं, इनके लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो जाता है। मान लीजिए कोई अपर कास्ट का आदमी है, लेकिन वो गांव में रहता है और गांव से वो शहर आया है। अब वो चाहे अपर कास्ट का ही है, लेकिन उसको शहर वाले तो बोलेंगे क्या ही ये अनपढ़ गंवार है, क्योंकि गाँव से आया है। तो वो क्या करता है? वो अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। इससे क्या हुआ? इसको बोलेंगे हम वेस्टर्नाइजेशन। इससे एकदम से उसकी बड़े शहर में
सामाजिक जो स्वीकार्यता बढ़ गई, लोग उसको अब अंग्रेजी बोलता है तो अरे यार मतलब ये तो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ गंवार नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन रेफर्स टू द चेंजेस बॉट अबाउट in India due to 150 years of British rule, which introduced new technology, institutions, and values. It is distinct from Sanskritization in its scope as it affects all communities rather than specific caste और groups। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था सारी कम्युनिटीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, खाली एक पे नहीं। मतलब इसमें कास्ट वास्ट सब हटा दीजिए, सारे इसमें इंडियंस एक हो जाते हैं। भाई वेस्टर्नर्स की तरह कपड़े पहनना, जैसे बोलते हैं ना कि हम काले अंग्रेज़ भी बोलते हैं कि जो लोग ज़्यादा अंग्रेज़ों की तरह बिहेव करते हैं, वो बोलना नहीं चाहिए, टर्म सही नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं लोग। ठीक है, तो अब सोशोलॉजी में हमको सब हर चीज़ स्टडी भी करनी पड़ती है, मतलब अंग्रेज़ों के कस्टम्स फॉलो करना, और जो भी मतलब इंग्लिश लाइफस्टाइल है, जैसे इवन शराब पीना भी, इसे बोलते हैं ना अंग्रेजी शराब बोला जाता है जो इंडिया में बिकती है, तो वो शराब पीना इंडियन कस्टम्स में नहीं होता कहीं। इंडिया में तो वो जैसे वो सोमरस पिया करते थे पहले लोग, वो भी पता नहीं सही है कि नहीं। ठीक है, या फिर जैसे केक काटना, इंडिया में केक काटना ऐसा कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन अब बर्थडे में केक काटना बहुत ही कॉमन हो गया है, लेकिन ये क्या क्रिश्चियन ट्रेडिशन है। और जैसे वो फूंक मार के आप वो क्या है ना, वो उसको मोमबत्ती को बुझाते हैं केक के ऊपर, तो ये तो मतलब हिंदू धर्म में तो अपशगुन माना जाता है, क्योंकि अग्निदेव जो होते हैं उनको बुझाना मतलब वो मृत्यु का प्रतीक होता है। जैसे दिया बुझाते हैं जब तो वो गलत माना जाता है, तो हम लेकिन वहाँ पे उल्टा है, वो बर्थडे के दिन वो मुंह से फूंक से वो अगरबत्ती को क्या मोमबत्ती को बुझाया जाता है, तो वो क्या है, सब ये वेस्टर्नाइजेशन है। वेस्टर्न मतलब एक तरह से तरीकों को हम वो कर रहे हैं, लेकिन अब जो है वो है। कुछ इसमें देखिए कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता। क्या वेस्टर्नाइजेशन सही है? भाई जैसे हालात हैं वैसे रहना पड़ता है। इट इम्पैक्ट्स इंक्लूड्स चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ और मतलब हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। एजुकेशन बोलते हैं ना, मैकॉले एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम इंडिया में पहले से कैसा था, गुरुकुल वाला सिस्टम था। अब कैसा आ गया, अब ये स्कूल वाला। अब क्या सही है कि गलत है? भाई हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है। फ़ायदे क्या हैं? गुरुकुल में सिर्फ क्या होते थे, अपर कास्ट ही अलाउड होते थे, तो लोअर कास्ट नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अब जब से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया है, तो सारे देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट, लोअर कास्ट और अपर कास्ट दोनों साथ में बैठ के स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ के क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं, कोई बिल्कुल एक्सट्रीम्स नहीं होते हैं कि यार ये तो चीज़ ख़राब है या यह चीज़ सही है। इट इज़ कंसेप्चुअली डिफरेंट फ्रॉम अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग चीज़ें हैं, वो तो है ही, जाहिर सी बात है। अर्बनाइजेशन क्या होता है? माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट, जो भी बोल लीजिए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है ही, इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम से ही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगना। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू अर्बनाइजेशन। इट इज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन बट डज नॉट कैरी एनी इनहेरेंट वैल्यू जजमेंट। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड है ये वेस्टर्नाइजेशन। उसके बाद सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब क्या होता है? अब जैसे मीडिया में, टीवी न्यूज़ वगैरह खूब है ना, सेक्युलर सेक्युलर करते हैं। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? इंडिया में आजकल जो समझा जाता है कि हिंदू मुस्लिम बराबर हैं, या फिर धर्म का सारे धर्म बराबर हैं, लेकिन ये सेक्युलरिज्म का मतलब नहीं होता। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है नो रिलीजन। सेक्युलराइजेशन रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ रिलीजियस कंट्रोल ओवर वेरियस स्फेयर्स ऑफ लाइफ। मतलब जितना रिलीजन कम होगा उतना ही बोलेंगे हम सेक्युलराइजेशन बढ़ रहा है। इसमें ये नहीं होता कि दोनों रिलीजन बराबर हैं। सेक्युलराइजेशन में तो रिलीजन एग्जिस्ट ही, मतलब रिलीजन को कंट्रोल होना ही नहीं चाहिए। द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन इन इंडिया वाज एक्सीलरेटेड बाय ब्रिटिश रूल, एजुकेशन, अर्बन ग्रोथ एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो पहले क्या था? पहले तो सब रिलीजियस ही था, सेक्युलराइजेशन इतना नहीं था। राजा महाराजा जो होते थे वो सारे धर्म के हिसाब से चलते थे, धर्म में भाई ऐसा लिखा है तो उसके हिसाब से ही काम करते थे। फिर जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए, मॉडर्निटी आई, मतलब सब जो भी हुआ वो तो आपको पता, हिस्ट्री में पढ़ाई होगा आपने। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देश आज़ाद हो गया। उसके बाद क्या बनी? सेक्युलर गवर्नमेंट बनी। सेक्युलर गवर्नमेंट क्यों कहते हैं इसको हम? क्योंकि आज जो हमारी सरकार है, इसका धर्म का कोई कंट्रोल नहीं है सरकार के ऊपर। अब आप कह सकते हैं कि यार कोई हो सकता है सर्टेन जो पार्टी है वो एक धर्म की पार्टी है, लेकिन हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो भी किसी धर्म की पार्टी को अलाउ नहीं करता कि कोई पार्टी बोले भाई हम तो इसी धर्म के लोगों के फेवर में काम करेंगे। सारी मतलब बाई नेचर क्या है, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट क्या है? सेक्युलर है, कि मतलब स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन इज़ अ प्राइवेट थिंग, जो आप अपने घर में करिए, या फिर आपका जो भी वर्शिप प्लेस है, मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ पे करिए। सेक्युलराइजेशन को एग्जिस्ट पैराडॉक्सिकली विद संस्कृताइजेशन, विद द फॉर्मर अकरिंग मोर अमॉन्ग द अर्बन एजुकेशन एंड लेटर बीइंग मोर प्रिवलेंट अमॉन्ग रूरल लोअर कास्ट। ठीक है, तो अब ये पैराडॉक्सिकल क्या है? मतलब एक तरफ तो क्या है, एक छोर पे क्या है? संस्कृताइजेशन है,
एक छोर पे क्या है, सेकुलराइजेशन है। मतलब कि संस्कृताइजेशन में क्या हो रहा है कि लोअर कास्ट जो है वो अपर कास्ट के लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। और वो लाइफस्टाइल क्या हो गया, ऑब्वियसली ज़्यादा धार्मिक होना, भाई ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज बोलना, संस्कृत लैंग्वेज तो चलो नहीं बोलना, लेकिन रिचुअल्स जैसे अपर कास्ट जो करते हैं, कर्मकांड, हवन करना। दूसरी तरफ अपर कास्ट या बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सेकुलराइजेशन हो रहा है कि जितना हो सके धर्म को कम किया जाए। तो एक पैराडॉक्स एक तरह से है। एक छोर पे क्या है, संस्कृताइजेशन है, और दूसरे छोर पे क्या है, सेक्युलराइजेशन है। उसके बाद डोमिनेंट कास्ट। ए डोमिनेंट कास्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, लैंड ओनरशिप, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड हायर रिचुअल स्टेटस। तो एक डोमिनेंट कास्ट क्या होगी, जिसका कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, नंबर में वो लोग ज़्यादा हो, ज़मीन उनके पास हो, उनका राजनीतिक दबाव या राजनीतिक एक तरह से वर्चस्व भी ज़्यादा हो, और रिचुअल्स में वो ऊपर आते हों, जैसे अपर कास्ट हो गए, या जैसे मान लीजिए क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, या ब्राह्मण्स भी कह सकते हैं आप। एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट कास्ट इज द पीजेंट कास्ट इन रामपुरा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, लैंड ओनरशिप होनी चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, रिचुअल स्टेटस में भी हायर होना चाहिए। डोमिनेंट कास्ट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड लीडरशिप इन विलेज पॉलिटिक्स। तो भाई बस सीधी सी बात, सच्ची बात है ना, क्या बोलते हैं उसके, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन कराएगा, जो डोमिनेंट होगा। जिसके बाद क्या होगा, बाहुबली। मतलब बाहुबली तो एक इंडिविजुअल को बोलते हैं, लेकिन जिसके पास बल होगा, बेसिकली पावर होगी। अब पावर कहाँ से आती है, पावर यहाँ से आती है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, लैंड ओनरशिप होनी चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, हायर रिचुअल स्टेटस होना चाहिए, और फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का साथ साथ लीडरशिप रोल्स भी इन्हीं डोमिनेंट कास्ट के पास होता है। हरियाणा का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। हरियाणा में डोमिनेंट कास्ट कौन सी है, जाट्स। तो वहाँ की पॉलिटिक्स में, वहाँ की लैंड ओनरशिप में, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में, हर तरह से जाट्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकली ज़्यादा हैं। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन काफ़ी हैं जाट। मतलब जाट तो होते ही हरियाणा में, ऐसा ही माना जाता है ना। मतलब सारी तो नहीं, लेकिन मेजोरिटी ज़मीन भी खेती वगैरह की जाटों के पास है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप जितने भी देख लीजिए, हरियाणा के सीएम बनते हैं वो सब क्या होते हैं, बाई कास्ट जाट होते हैं। ठीक है, तो जाट्स क्या हो गए, हरियाणा में एक डोमिनेंट कास्ट हो गई। तो ये कंसेप्ट दिया है एम एन श्रीनिवास ने। After independence, changes such as introduction of Panchayati Raj reservations empowered lower caste, while regional networks now influence local dominance। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जैसे पंचायती राज हो गया, रिजर्वेशंस हो गए, इन सब से क्या हुआ, लोअर कास्ट को थोड़ा फ़ायदा मिला अपना जीवन सुधारने में। वरना फिर डोमिनेंट कास्ट जो होती हैं, फिर क्या मतलब, अब देखिए किसी पे वो कहना सही नहीं है कि कौन सी कास्ट क्या करती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो डोमिनेंट कास्ट है वो थोड़ा बहुत वो हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है लोअर कास्ट के साथ। ठीक है, इसीलिए फिर सरकार ने रिजर्वेशंस या फिर SC/ST एक्ट इस तरह के प्रावधान किए हैं, जिससे कि लोअर कास्ट के साथ किसी तरह का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अकॉर्डिंग टू SC दुबे, डोमिनेंस इज ऑफन फाउंड इन इंडिविजुअल्स रेदर देन द एंटायर कास्ट। ठीक है, तो SC दुबे का कहना है कि यार किसी एक कास्ट को कहना सही नहीं है कि ये लोग ऐसा करते हैं। जैसे हम पूरे जाट्स को ही बोल दें कि यार सब ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। ये कुछ लोग होते हैं हर कास्ट में ही, कि जिनके अंदर कुछ ज़्यादा ही मतलब वो होता है, बाहुबली कुछ बन जाते हैं ना, कि जो इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, लड़ाई झगड़े करना, लोअर कास्ट के मेंबर्स को परेशान करना, इस तरह के। तो पूरी कम्युनिटी को वो करना, मतलब जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से। BK रॉय बर्मन आर्ग्यूज दैट कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कम्युनिटीज ब्रॉडर देन जस्ट डोमिनेंट कास्ट। तो इनका कहना है कि डोमिनेंट कम्युनिटीज़ की बात करिए, कास्ट की बात मत करिए। तो डोमिनेंट कम्युनिटीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे गुजराती कम्युनिटी इन मुंबई। जितना भी बिजनेस है मुंबई का सारा क्या है, गुजराती कम्युनिटीज़ के हाथ में, या फिर पारसी कम्युनिटी भी बोल सकते हैं गुजरातीज़ के बाद। और जैसे मुकेश अंबानी मुंबई में रहते हैं, लेकिन वो क्या है, गुजराती हैं। रतन टाटा और ये जो टाटा ग्रुप है, ये पारसियों का ग्रुप है। तो मुंबई है तो महाराष्ट्र में, मराठी सिटी है मुंबई, बट वहाँ पे डोमिनेंट कम्युनिटीज़ क्या हैं, गुजराती कम्युनिटी एंड पारसी कम्युनिटी। तो BK रॉय बर्मन का कहना है कि आप डोमिनेंट कम्युनिटीज़ ज़्यादा एक ब्रॉडर टर्म है, मतलब ज़्यादा उस पर बात की जानी चाहिए। उसके बाद स्प्रेड का मतलब क्या है, द आइडिया ऑफ स्प्रेड मीन्स दैट हिंदू बिलीव्स एंड रिचुअल्स आर नॉट द सेम एवरीवेयर इन इंडिया। मतलब कि फैले हुए हैं हिंदू बिलीव्स, और फैले हुए हैं तो क्या है, सेम नहीं है। भाई हिमाचल प्रदेश में शादी करने का तरीका, या फिर शिवरात्रि मनाने का तरीका, या फिर और भी कोई हिंदू रिचुअल्स है वो करने का तरीका तमिलनाडु से बिल्कुल अलग होगा। लेकिन दोनों हैं तो हिंदू ही ना। मतलब अभी इसमें वो आप फिर बोले क्या, देखिए मुस्लिम भी तो हैं, क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन अभी क्या है, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब
इंडोलॉजी या फिर इंडियन सोशियोलॉजी की बात होती है तो मेजरली हम फिर क्या हिंदुइज्म पे आ जाते हैं, क्योंकि ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है। 80% पॉपुलेशन तो हिंदू ही है ना, तो उसी पे ही बात की जाती है। और ये स्प्रेड जो कंसेप्ट है ये बेसिकली है भी हिंदू हिंदू धर्म के लिए ही। तो हिमाचल प्रदेश में या फिर इवन गुजरात ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, हर जगह क्या है, फॉलो तो सब जगह हिंदू धर्म ही हो रहा है, हिंदुइज्म। लेकिन अब जैसे बंगाल में दिवाली इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बंगाल में क्या है, दुर्गा पूजा। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दुर्गा माता को लोग नहीं पूजते? वो ही पूजते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा राजस्थान या मध्य प्रदेश में उतना बड़ा फेस्टिवल नहीं है जितना दिवाली है। ठीक है, जैसे छठ पूजा बिहार में होती है, बाकी जगह नहीं होती। मुंबई में या महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन बहुत बड़ा वो इम्पैक्ट है। तो क्या है, आइडिया इज दैट कि हिंदू बिलीव्स एंड रिचुअल्स आर नॉट सेम एवरीवेयर इन इंडिया। मेन छोटी सी बात है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं इसमें। दे स्प्रेड एंड एग्जिस्ट एट डिफरेंट लेवल्स, लोकल लेवल्स, उनके अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे कि लोकल लेवल मतलब गांव पे, आपका छोटे मोटे शहरों पे कस्टम्स एंड फेस्टिवल स्पेसिफिक टू विलेज और टाउन। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी गांव का या किसी एक पर्टिकुलर एरिया का कुछ पर्टिकुलर फेस्टिवल्स होते हैं, वो उसी गांव में मनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में मनाए जा रहे हैं। तो वो लोकल लेवल के कस्टम्स और वो हो गए। उसके बाद रीजनल लेवल के ट्रेडिशंस शेयर्ड बाय लार्जर एरिया लाइक स्टेट और रीजन। जैसे दुर्गा पूजा की मैंने बात करी तो पूरे बंगाल की बात हो गई ना ये, तो ये रीजनल लेवल पे आ गया। ऑल इंडिया लेवल पे फिर बिलीव्स एंड गॉड्स वर्शिप्ड अक्रॉस एंटायर कंट्री। अब जैसे राम भगवान है तो वो तमिलनाडु हो चाहे सब जगह पे ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ब्रॉडर जो कंसेप्ट हैं हिंदुइज्म के। कृष्ण भगवान हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो ब्रॉडर कंसेप्ट हैं ये पूरे इंडिया में एक तरह से ही हैं, ऐसे मतलब सेम है। फिर पेनिनसुलर प्रैक्टिस कॉमन इन सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक पेनिनसुला भी इन्होंने लिया, साउदर्न स्टेट्स जो हैं इनको एक कंबाइन कर दिया, पेनिनसुला बोल दिया। पेनिनसुला यही होता है ना, पेनिनसुला आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ी हो तो जो वी शेप की जो जोग्राफिकल बॉडी बन जाती है, यहाँ पे सारा सारा ओशियन होता है, सी होता है, तो ये जो वी शेप की बन जाती है इसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो practices common in southern part of India. This explains the diversity and layered spread of beliefs and rituals across India. ठीक है, इससे क्या होता है, डाइवर्सिटी आपको पता पड़ जाती है। भाई देखो डाइवर्सिटी है, और लेयर्ड स्प्रेड मतलब कि हिंदुइज्म कोई एक जगह ऐसा कोई मोनोलिथ नहीं है। जैसे क्रिश्चियनिटी है ना, हर जगह सेम है। एक जगह पोप है, कहाँ पे, वेटिकन सिटी में, और उससे वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिश्चियनिटी है वो सब कंट्रोल हो जाती है। हिंदुइज्म ऐसा नहीं है, लेयर्ड स्प्रेड है, डाइवर्सिटी है, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं शिव, जैसे शैविज्म है। अब वो तो क्या ना स्प्रेड में नहीं आएगा, वो क्या डिफरेंट सेक्ट्स हो गए। लेकिन वही बात जैसे मैं देखी तमिलनाडु में और राजस्थान में, दोनों जगह हिंदू धर्म फॉलो हो रहा है, बट रिचुअल्स कस्टम्स अलग अलग होंगे, डेफिनेटली होंगे, सेम हो ही नहीं सकते। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कास्ट सॉलिडारिटी। वर्टिकल सॉलिडारिटी रेफर्स टू यूनिटी अमंग कास्ट विद इन अ रीजन डिस्पाइट हायरार्किकल डिफरेंसेस ऑफन बेस्ड ऑन शेयर्ड लैंग्वेज, डेटीज एंड फेस्टिवल्स। अब मतलब मान लीजिए इसका मतलब क्या है ना, वर्टिकल सॉलिडारिटी मतलब, वर्टिकल मतलब क्या होता है, सीधी लाइन, खंबा जैसे होता है ना, वर्टिकल को बोलते हैं ये हाइट। तो वर्टिकल सॉलिडिटी क्यों बोला कि भाई यहाँ पे अपर कास्ट, यहाँ पे है लोअर कास्ट। अब इनमें ये डिफरेंस होने के बावजूद भी ये एक हैं, क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये सेम लैंग्वेज शेयर करते हैं, सेम कल्चर है। जैसे मान लीजिए बंगाल की बात कर लीजिए, बंगाल में सब क्या बंगाली बोलते हैं। तो ये सब जितने भी चीज़ें हो गई, जैसे लैंग्वेज हो गया, फेस्टिव जैसे डेइटीज़ हो गए, दुर्गा माता हो गई, फेस्टिवल दुर्गा पूजा हो गया, ये सब क्या एक कर देती हैं। तो वर्टिकल सॉलिडिटी आ जाती है डिस्पाइट कास्ट डिफरेंसेस, कि मतलब अपर कास्ट लोअर कास्ट भी एक हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल सॉलिडिटी क्या है, वो तो बहुत कॉमन है। हॉरिजॉन्टल सॉलिडिटी मतलब एक ही लेवल पे, भाई मान लीजिए कोई अपर कास्ट वाले हैं तो वो इस लेवल पे हैं, कोई लोअर कास्ट है वो इस लेवल पे है। तो लोअर कास्ट और जो लोअर कास्ट है उनमें तो आपस में भाईचारा होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और अपर कास्ट है उनमें भी भाईचारा होगा, क्यों? क्योंकि बिकॉज दे बिलोंग टू सेम कास्ट। Horizontal solidarity refers to unity among members of the same caste across different regions maintained through shared rituals and traditions. ठीक है, अब थोड़ा क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लिए, थोड़ी बुरी बातें भी मतलब बुराई भी कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, नेग्लेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन इंडिया हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर नेग्लेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट एज इट अज्यूम्स सोशल हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन वाइल डाउन प्लेइंग एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन। अब देखिए फंक्शनलिज्म का तो सबसे पहला क्रिटिक ही आता है नेग्लेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। जो अमेरिकन फंक्शनलिज्म है टालकोट पार्सन्स वाला, उसमें भी सबसे पहला क्रिटिक यही आता है कि आप कहते हैं इनके हिसाब से, फंक्शनलिज्म के हिसाब से सब बढ़िया है। वो कौन सी मूवी थी, वो जसप्रीत नहीं, वो कौन सा पता नहीं कुछ था उसमें, वो पता नहीं वो एक्टर बोलता है हर बात पे सब चंगा सी, सब चंगा सी, मतलब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। वो मोदी जी बोलते हैं शायद सब चंगा सी, ऐसा पता नहीं कहीं देखा था मैंने, ठीक है।
तो फंक्शनलिज्म का भी कहना यही है कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, कि मतलब इनको समाज में कोई बुराई नज़र ही नहीं आती। यार कास्ट सिस्टम है, हाँ तो ये भी बढ़िया है, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही कर रही है। गरीबी है तो गरीबी भी कुछ ना कुछ फ़ायदा कर रही है। भाई गरीबी है तो बड़े लोगों को घर में नौकर मिल जाते हैं, वरना नौकर कहाँ से मिलेंगे। मतलब ये क्या करते हैं हर चीज़ को, एक तो ये स्टेटस कोस्ट होते हैं। स्टेटस को होता है ना कि जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, चलने दीजिए। और यथा व्यवस्था बोलते हैं इसको हिंदी में, जैसा है वैसा है, बढ़िया है। तो जब फंक्शनिज्म है तो फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म में यही प्रॉब्लम्स आएंगी कि भाई आप कन्फ्लिक्ट की तो बातें करिए कि लोग इतने फिर परेशान क्यों अगर समाज में सब बढ़िया चल ही रहा है तो। फिर जैसे अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, ये फॉर एग्जांपल कास्ट ऑफन व्यूज है फंक्शनल टू सोसाइटी। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म में मतलब जैसे है ना गरीबी को भी जस्टिफाई, मतलब जस्टिफाई क्या बोलते हैं कि यार गरीबी के भी फायदे हैं, तो इस तरह ये बोलते हैं कास्ट के भी फायदे हैं। अब कुछ ना कुछ फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, इग्नोरिंग रोल इन परपेटिंग इनइक्वालिटी। लेकिन फिर ये बोल जाते हैं कि यार जैसे लोअर कास्ट के साथ जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका क्या। उसके बाद स्टेटस को वाइस, तो हमने देख ही लिया, यथा व्यवस्था में बिलीव रखते हैं, ये जो है बढ़िया, सब चंगा सी बढ़िया चल रहा है, कोई चेंज मत लाइए। दिस अप्रोच एग्जिबिट्स स्टेटस को बाइस टेंडिंग टू सी एग्जिस्टिंग सोशल अरेंजमेंट्स आर डिजायरेबल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। तो इनके हिसाब से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के हिसाब से या फंक्शनलिज्म के हिसाब से समाज जैसा है बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, सब चंगा सी। तो फिर भाई लोग परेशान क्यों हैं, लोअर कास्ट वाले परेशान क्यों, गरीब लोग परेशान क्यों हैं अगर सब बढ़िया है तो। और वो परेशान है तो फिर उनकी परेशानी दूर करने के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इसलिए स्टेटस को वाला जो फॉर्मूला है गलत है, मतलब ये आइडियोलॉजी या थिंकिंग। फिर हाइब्रिड एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन इंडिया इज ऑफन हाइब्रिड मिक्सिंग प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म विद इंडोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें वही है कि या तो आप फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करिए जो कि एक मॉडर्न सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है जिसमें कि एम्पेरिकल स्टडीज़ वगैरह होती हैं इसको। लेकिन अब इंडिया में क्या करते हैं, इंडोलॉजी के साथ मिक्स कर देते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म तो आ गया, साथ में साथ वो बुक व्यू भी ले आइए अपना, मनुस्मृति भी पढ़ लीजिए, महाभारत रामायण भी पढ़ लीजिए, वेद पुराण भी पढ़ लीजिए, और दोनों को मिला के फिर एक कुछ हाइब्रिड सी चीज़ बना दीजिए, वो उसको बोल दीजिए इंडियन सोशोलॉजी। तो वो फिर ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। ओवर एम्पेरिसिज्म, मैनी स्टडीज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस अप्रोच बिकम ओवरटली एम्पेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, लैकिंग डीपर थियोरिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सारा एम्पेरिकल ही रह जाता है, स्टडीज़ कर रहे हैं, थ्योरीज बना ही नहीं रहे। थ्योरीज का मतलब भाई एक्सप्लेन तो करिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे कार्ल मार्क्स ने बनाई कन्फ्लिक्ट थ्योरी, क्यों भाई आपस में कन्फ्लिक्ट है इस वजह से हो रहा है। या जैसे अपने वेबर ने बनाई प्रोटेस्टेंट एथिंग एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाली थ्योरी। तो थ्योरीज तो बनाइए, इनका मतलब बताइए तो सही। इट्स डेटा, मतलब बस डेटा 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 आपके पास आ रखा है। एम्पिरिज्म का मतलब डेटा डेटा डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब इनका करें क्या जब तक कोई थ्योरी नहीं बनाओगे। आप बताना पड़ेगा ना इस डेटा से ये साबित होता है, ऐसा ऐसा है, वो सब कहाँ है। तो ज़्यादा एम्पिरिसिज्म ज़्यादा हो जाता है और थ्योरी कम है। तो अब सिग्निफिकेंस क्या है एम एन श्रीवास्तव के वर्क का एज अ, मतलब लुक फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। मतलब तो एम एन श्रीनिवास पायनियर्ड द एप्लीकेशन ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज इन द इंडियन कंटेक्स्ट विदाउट लूजिंग कल्चरल स्पेसिफिटी। तो जो वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं इनको एक तरह से इंडिया में लाया गया, इनके द्वारा मिलाया गया, और साथ ही साथ इंडिया की जो कल्चरल स्पेसिफिसिटी है, मतलब कि कल्चरल विशेषता या जो कल्चर अलग है इंडिया का, उसको बिना खोए। तो वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज और इंडियन कल्चर का एक अच्छा मिक्स या हाइब्रिड फॉर्म बना दिया इन्होंने। ही सक्सेसफुली ब्लेंडेड सोशियोलॉजिकल थ्योरी विद एम्पेरिकल फील्ड वर्क। तो ब्लेंडेड का मतलब, ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी को एम्पेरिकल फील्ड वर्क से अच्छी तरह मिलाया, दोनों को एक क्या बोलते हैं बैलेंस्ड व्यू दिया, सेटिंग अ मेथोडोलॉजिकल बेंचमार्क फॉर फ्यूचर रिसर्च। इस फोकस ऑन प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज सच एज संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन प्रोवाइडेड इंडियन सोशोलॉजी विद इट्स ओन कंसेप्चुअल टूल्स। तो ये कंसेप्चुअल टूल्स बनाए इन्होंने, जैसे कि संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, श्रीनिवास चैलेंज कोलोनियल ओरिएंटल मिसकंसेप्शंस अबाउट इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो वो जो एथनो सेंट्रिक व्यू होता है ना कि भाई कॉलोनियल, जो भाई अंग्रेज हैं वो तो यही कहेंगे ना कि यार ये तो सब बेकार की बातें हैं इनके, तो बड़ा ही पिछड़ा हुआ समाज है हिंदुस्तान का, भारत का। तो वो जो मिसकंसेप्शंस उनको भी दूर किया कि ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान, भाई कुछ चीज़ें गलत हैं हमारे यहाँ, जैसे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन गलत है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा समाज बिल्कुल ही गया बीता है। तो उनको चैलेंज किया इन्होंने। ही प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टूल्स सच एज संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एक्सेट्रा फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, इस तरह के टूल्स इन्होंने जो हमने देखे अभी वो बनाए। हिज वर्क इन्फ्लुएंस जनरेशंस ऑफ सोशोलॉजिस्ट इन देयर स्टडी एंड रूरल कम्युनिटीज एंड कास्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आगे आने वाले सोशोलॉजिस्ट को भी इन्होंने एक तरह से तैयार किया जिन्होंने फिर रूरल कम्युनिटीज़ और कास्ट स्ट्रक्चर्स पे काफ़ी स्टडी करी। श्रीनिवास क्रिएटेड ब्रिज बिटवीन
वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स एंड सोशियोलॉजिकल रियलिटीज़। ठीक है, तो वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स क्या हो गए, जैसे एथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, वहाँ रह के लोगों के ट्राइबल एरियाज़ में रह के उनकी स्टडी करना। और सोशियोलॉजिकल रियलिटीज़ क्या है, इंडिया में एक्चुअली क्या चल रहा है, कास्ट बेस्ड सिस्टम कैसा है, मान लीजिए कोई गांव है उसमें लोअर कास्ट के लोग रहते हैं तो उनके साथ उनकी लाइफस्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये वेस्टर्न थॉट एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड और इंडिया की सामाजिक परिस्थितियाँ या रियलिटीज़ क्या है, उनको एक अच्छा ब्रिज मिला दोनों को, मतलब जोड़ा गया उन दोनों को इनके द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमने देखा एम.एन. श्रीनिवास का क्या चीज़, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म तो वही है अपना टालकोट पार्सन वाला, कि समाज एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है जिसमें कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो कुछ काम करते हैं तो समाज स्टेबल रहता है। और फिर क्या है, ये सारा जैसे पेपर 2 आ चुका है तो ये इंडियन पर्सपेक्टिव में ही रहेगा। और सारे हमें क्या है, जो सोशियोलॉजिस्ट के नाम वगैरह सब सब इंडियन सोशियोलॉजी के नाम नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजिस्ट इज़ ऑल अबाउट सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट के नाम लिखने पड़ेंगे तभी नंबर मिलेंगे। उसने ऐसा कहा था, एम.एन. श्रीवास ने ऐसा कहा था, कपाडिया ने ऐसा कहा था, मुखर्जी ने ऐसा कहा था। ठीक है, पेपर 1 में हमने देखा था कि डरकाइम ने ऐसा कहा, पार्सन्स ने ऐसा कहा, परेटो ने ऐसा कहा। ठीक है, तो ईजी है, बस थोड़ा रटने का काम ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।